हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता क्या होती है। काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड काफी सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंटेलिजेंस की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इंटेलिजेंस कितने टाइप का होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, आईक्यू टेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ आईक्यू टेस्ट, कितने टाइप के आईक्यू टेस्ट होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईक्यू टेस्ट यानी कि आईक्यू टेस्ट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम लोग काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए स्टूडेंट्स, काफी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इंटेलिजेंस की मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझेंगे। सपोज कीजिए कि आपको एक नई सिचुएशन दी गई है, कोई भी एक सिचुएशन दी गई और आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो समझ लीजिए आप इंटेलिजेंट हैं। सेकंड, अगर आपको कोई भी एक टास्क दिया गया है और आप अगर उस टास्क को कर पा रहे हैं, आप उस टास्क को करने की क्षमता रखते हैं, आपके पास में इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, तो समझ लीजिए आप इंटेलिजेंट हैं। इसी को देखिए ध्यान में रखते हुए, अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ अगर हम बात करें, तो वुड्सवर्थ ने क्या बोला है कि जो एबिलिटीज किसी भी व्यक्ति के अंदर की, वो एबिलिटीज, जिन एबिलिटीज की वजह से वो एक नई सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। सेकंड, अगर कोई भी टास्क दिया गया और उस टास्क को अकम्प्लिश करने की क्षमता किसी के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ अगर हम बात करें, तो वो सारी एबिलिटीज, वो सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, मीन्स हम कह सकते हैं मेंटली मेंटली जो एबिलिटीज होती है ना, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की एंड किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। इसी के साथ में देखिए, अगर मान लीजिए इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बोलूं कि क्या आपको एक सिचुएशन दी गई जिसमें आपको 20 kg कोई वेट उठाना है और आपने वो वेट उठा ले, तो क्या आप इंटेलिजेंट हैं? नहीं, वहां पर आप इंटेलिजेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ देखिए इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, यानी कि मानसिक क्षमताएं, आपके दिमाग से जुड़ी हुई जो क्षमताएं ना, उनकी उनके यूज को हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट आप हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा टास्क दिया गया है जिसमें आप अपने माइंड को यूज करें, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को यूज करें, और अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को यूज करते हुए अगर आप किसी सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं या फिर आप किसी एक टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं, अकम्प्लिश कर पाते हैं, तो हम कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ क्या बोला गया है कि वो सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, वो सारी मानसिक क्षमताएं, कैपेसिटीज, एबिलिटीज, जिनकी वजह से आप एक नई सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या फिर एक नए टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, उसको बोला गया है इंटेलिजेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफी इजी एंड काफी सिंपल लैंग्वेज में हमने समझने की कोशिश की कि इंटेलिजेंस होता क्या है। एक और देखिए समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम अकॉर्डिंग टू ईस्टर्नबर्ग, अगर अगर हम अकॉर्डिंग टू ईस्टर्नबर्ग बात करें। देखिए, सपोज कीजिए अभी तक आप लोग अपनी लाइफ में, जब से आपने स्कूलिंग स्टार्ट की है और उस टाइम से अभी तक जब आप बीएड कर रहे हैं एंड सीटेट D3+ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोग अभी टीचर बनने वाले बन चुके हैं, बट अभी तक की लाइफ में आप लोगों ने जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए अपनी लाइफ में, वो स्कूल का एक्सपीरियंस हो सकता है, कॉलेज एक्सपीरियंस हो सकता है, घर का एक्सपीरियंस हो सकता है, घर के बाहर का एक्सपीरियंस हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अलग अलग प्रकार के हजारों एक्सपीरियंस आपने आपने अपनी लाइफ में किए, और हर एक एक्सपीरियंस से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखी जिनको आप अपनी लाइफ में, कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में जिनको सीखी हैं, मीन्स हम कह सकते हैं कि आपने हर एक एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखी हैं। तो जब आप लोग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से नई चीजें सीखने की क्षमता रखते हैं, तो इसी क्षमता को हम कहते हैं इंटेलिजेंस, अगर हम अकॉर्डिंग टू ईस्टर्नबर्ग बात करते हैं। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं कि ईस्टर्नबर्ग ने क्या बोला है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस क्या है? हमारी वो कैपेसिटी है, हम लोगों की वो क्षमता है, क्या करने की? सीखने की, लर्न करने की, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी कि हम जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस से सीखने की जो क्षमता है, उसी को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये थी हमारी डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस,
जिसमें हमने काफी सिंपल लैंग्वेज से समझने की कोशिश की है कि इंटेलिजेंस होता क्या है। एंड आशा करता हूँ कि आप इस इंटेलिजेंस की मीनिंग को कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है। क्या इंटेलिजेंस एक ही प्रकार की हो सकती है? नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस बहुत प्रकार की हो सकती है, अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं लॉजिकल यानी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है लॉजिकल, जिसमें आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं, और लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादातर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में आपकी यूज होती है। जब आप लोग जब आप लोग D++ की प्रिपरेशन करेंगे, केवीएस की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके पेपर में मैथ्स एंड रीजनिंग आएगी, जिसमें कि आपको लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल मोस्टली करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक स्थान है ए, मीन्स एक प्लेस है ए, एंड एक प्लेस है बी, एंड एक प्लेस है सी। मैं बोलता हूँ कि ए से बी की दूरी 10 किलोमीटर है और बी से सी की दूरी 10 किलोमीटर है। तो आप लोग डेफिनेटली बहुत सिंपली लॉजिक लगा सकते हैं, जब ए से बी 10 किलोमीटर है और बी से सी 10 किलोमीटर है, इसका मतलब ए से सी की दूरी कितनी होगी? अगर हम सीधा ऐसे डिस्टेंस देखते हैं तो ए से सी की दूरी होगी 20 किलोमीटर। आप लोगों ने ये लॉजिक लगाया ना, और इसी लॉजिक को लगाने को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल यानी कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। देखिए, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको बोला, जो कि मैथमेटिक्स में ज्यादातर यूज होता है, मान लीजिए मैंने आपको बोला A+B इक्वल टू सी। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने? A+B इक्वल टू सी। तो आप लोग डेफिनेटली कह सकते हैं A इक्वल टू क्या होगा? C माइनस बी। अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग काफी इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। और इसमें क्या आपने एक लॉजिक लगाया, जब A+B इक्वल टू सी है तो A इक्वल टू क्या होगा? C माइनस बी। ये आपने लॉजिक लगाया, और इसी लॉजिक को लगाने को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारा जो इंटेलिजेंस का प्रकार है स्टूडेंट्स, यानी कि टाइप है, उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब देखिए, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस काफी, जैसे कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है जब आप लोग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज में, एक तरीके से अगर आप लोगों की इंटेलिजेंस है, अगर आप लोग लैंग्वेज में माहिर है, तो हम कहेंगे कि आपके पास में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। इसके बाद होता है देखिए स्पेशल इंटेलिजेंस। अब स्पेशल इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस है, जो कि काफी बार एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है। स्पेशल इंटेलिजेंस बेसिकली एक इस प्रकार की इंटेलिजेंस है जिसमें आप लोग इमेजेस के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से किसी चीज को सोचते हैं, समझते हैं एंड सीखते हैं, लर्न करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि एक एलिफेंट था, वह एलिफेंट नदी में से पानी पी रहा था। तो जैसे ही मैंने ये सारी बातें बोली, आपके माइंड में एक एलिफेंट नदी में से पानी पीते हुए की इमेज आपके माइंड में आई होगी। डेफिनेटली आपके माइंड में ये एक इमेज आई होगी। इसी प्रकार से जब हम शब्दों को इमेजेस के माध्यम से सोचते हैं, समझते हैं एंड उसको इमेजिन कर पाते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए, देखिए मैं एक बॉल ली, मैंने एक बॉल ली, इस बॉल को मैंने बीच से ऐसे कट कर दिया, तो ये इस प्रकार की हो गई। अब इस प्रकार की होने के बाद में मैंने इसमें पानी फिल किया। मैंने इसमें क्या किया? पानी फिल किया। अब देखिए, क्या आप लोगों को इस सब को सुनने के बाद में इमेजिन कर पाए कि आप लोगों ने देखिए इमेजिन किया पूरी एक बॉल को और इसमें पानी फिल कर, मीन्स आप लोगों ने 3D में इस चीज को इमेजिन कर पाए। जब आप लोग 3D में किसी भी चीज को इमेजिन कर पाते हैं, इसी को हम कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड हर टॉपिक को हम इसी प्रकार से काफी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से हम सीटेट, D++ एंड केवीएस की हर वीडियो को भी, मीन्स रीजनिंग, इंग्लिश, हर प्रकार की वीडियोज हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखिए, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? जब आप लोग म्यूजिक यानी संगीत को समझ सकते हैं, संगीत की समझ रखते हैं, उसके शब्दों की समझ रखते हैं। अब किसी संगीत में, किसी म्यूजिक में कुछ लाइंस बोली गई हैं, और उन लाइंस के पीछे की जो गहराई है उसको जब आप लोग समझ सकते हैं, तो हम कहेंगे कि आप लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। और ये सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ये जैसे मान लीजिए कुछ कहावतें, मुहावरे होते हैं, उन कहावतें एंड मुहावरों के पीछे भी एक चीज छुपी हुई होती है, एक मीनिंग छुपी हुई होती है। अगर आप लोग उस मीनिंग को समझ पाते हैं,
तो हम कहेंगे कि आप लोगों के पास क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट अगेन, जिसको हम कहते हैं बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब देखिए बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होती है। ये इस प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, मीन्स इसमें वो सारे स्टूडेंट्स हो या फिर वो व्यक्ति इंक्लूड होते हैं जो कि लर्निंग बाय डूइंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं एक्सप्लोरेशन से सीखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, डिस्कवरिंग मेथड से ज्यादा सीखना प्रेफर करते हैं। मीन्स लर्निंग बाय डूइंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को वो क्या करते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं खुद ही किसी भी चीज को ना करके सीखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनको ऐसा नहीं है सब कुछ कीजिए मैंने आपको कुछ चीज पढ़ाई और आपको समझ में आ गई, बल्कि आप लोग क्या करेंगे, उस चीज को खुद करके सीखने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए हम साइंस पढ़ रहे हैं और मैंने आपको एक साइंस से एक टॉपिक बता कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम एक वाइट ज्वाला में क्या जलती है। मीन्स मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से एक व्हाइट कलर की जो आग है वो निकलती है। अब क्या है, ये चीज मैंने आपको बता दी, लेकिन जो बॉडीली इंटेलिजेंस वाले लोग होंगे वो इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके देखेंगे, डिस्कवरी करके देखेंगे। उसके बाद उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट अगेन, जो कि है हमारा सिक्स्थ टाइप, जिसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब देखिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में कौन से व्यक्ति आते हैं, इसमें वो सारे व्यक्ति आते हैं जो कि ज्यादातर अपने अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, खुद में ही खोए हुए रहते हैं, अपने समाज से अपने दोस्तों से बहुत कम हम कह सकते हैं बातचीत करते हैं, अपने एक कमरे में बंद रहते हैं और अपने ही अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, अपने ही एक तरीके से सेल्फ सेल्फ इंक्वायरी वो लोग करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, मतलब खुद का ही एनालिसिस, खुद की इंक्वायरी। मींस अपने ही अंदर में जो व्यक्ति रहते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसके बाद में देखिए अब आप लोग जब मीनिंग जान चुके हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस कितने प्रकार की होती है, क्या इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस को समझना आपके लिए मुश्किल होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए इंटेलिजेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर से हमारा मतलब है कि वो सारे कारण जिनसे आपकी इंटेलिजेंस पर प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए अगर एक मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट कुछ बाहर से ऐसे कुछ कारण हो जाएं जिनकी वजह से आपकी इंटेलिजेंस पर फर्क पड़े, तो उन्हीं सारे कारण को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। अब वो फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट फैक्टर हमारा होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स, यानी कि सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक कारक। अब देखिए सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार से इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए आप एक ऐसे समाज में रहते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं समाज बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप लोग समाज शास्त्र में ये चीज आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि समाज क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो समाज समाज एक ऐसा कारण है जो कि हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है। अब आर्थिक स्थिति जो होती है, इकोनॉमिक जो हमारी स्थिति होती है, ये भी क्या है, हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है। भाई एक व्यक्ति है जो काफी रिच है, बहुत अमीर फैमिली में रहता है, उसके पास में वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिनकी वजह से जैसे उसके पास में लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, गेम्स होंगे अलग अलग प्रकार के, डिजिटल मशीन्स होंगी, मीन्स उसको हर चीज यूज करना आएगा। बट दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास में कभी लैपटॉप नहीं है, कभी कंप्यूटर नहीं, या डिजिटल जो मशीन्स होती हैं वो चीजें नहीं है, तो उसको उस बच्चे के मुकाबले में जो व्यक्ति पुअर है उसको रिच व्यक्ति के मुकाबले में कुछ चीजें कम होंगी, मीन्स कुछ चीजें कम आएंगी। तो यही इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो स्थिति होती है वो भी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करने का एक फैक्टर होती है। देखिए इसके बाद में क्या है, होम इन्वायरमेंट, हमारे घर का जो वातावरण है। अब किसी किसी बच्चे के घर में क्या है, जैसे देखो हर प्रकार के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा काफी, जैसे हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता बट काफी घरों में ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, किसी न किसी बात पर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एंड दूसरी तरफ कुछ फैमिलीज, बहुत फैमिलीज ऐसी होती हैं जो काफी खुशहाल जिंदगी जीते हैं, मीन्स कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े प्यार से रहते हैं। तो जो घर का इन्वायरमेंट होता है ना, ये घर का इन्वायरमेंट भी हमारे इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा असर डालता है। जहां पर किसी व्यक्ति के घर में लड़ाइयां हो रही हैं उसका डेफिनेटली इंटेलिजेंस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद देखिए ऑक्यूपेशन। अब क्या व्यवसाय एक ऐसी चीज नहीं जिससे हमारे इंटेलिजेंस पर, हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखिए अगर आप लोगों का ऑक्यूपेशन ऐसा है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, आप लोग टीचर हो, है ना, आप लोगों को टीचर बनना है, तो आप लोग अलग अलग जगह से
जब स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, हिंदी, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोग पढ़ाते हैं, साइंस एंड मैथ्स भी हो सकती है, तो आप लोगों की जो इंटेलिजेंस है उसी प्रकार से बनेगी। जब आप लोग मैथ्स पढ़ाएंगे तो आप लोगों के पास में कौन सी इंटेलिजेंस डेवलप होगी? आप लोगों की लॉजिकल इंटेलिजेंस डेवलप होगी। और सपोज कीजिए आप लोगों का व्यवसाय है किसी अलग प्रकार का, तो आप लोगों की इंटेलिजेंस भी उसी प्रकार से डेवलप होगी। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय भी क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए अर्बन वर्सेस रूरल एनवायरनमेंट। अब डेफिनेटली देखो अर्बन जो इन्वायरमेंट होता है एंड जो रूरल एनवायरनमेंट होता है कि शहरी और ग्रामीण जो पर्यावरण होता है उससे भी हमारी इंटेलिजेंस काफी प्रभावित होती है। आप लोग समझ सकते हैं शहर में एंड गाँव में काफी डिफरेंस होता है, काफी फर्क होता है, और इसी डिफरेंस के कारण हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो भी प्रभावित होती है। इसके बाद में एजुकेशनल लेवल। अब भाई कोई व्यक्ति तो मान लीजिए टेंथ भी नहीं पढ़ा, टेंथ फेल है, एंड एक व्यक्ति जिसने काफी मीन्स हम कहते हैं हाई लेवल का भी पढ़ाई की है, बैचलर्स कर रखी है, मास्टर्स की हुई है, एंड आगे भी पीएचडी सपोज की हुई है किसी व्यक्ति ने, तो हम कह सकते हैं एजुकेशनल लेवल जो होता है ना वो भी किसी व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है उसको प्रभावित करने का एक फैक्टर होता है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ तक हमने काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा है इंटेलिजेंस के बारे में। अब हम इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, वो है इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षा। अब देखिए बुद्धि परीक्षा क्या होती है? आईक्यू टेस्ट इज अ टूल टू टेस्ट अ पर्सन्स इंटेलिजेंस। आईक्यू टेस्ट क्या है? एक व्यक्ति के इंटेलिजेंस को चेक करने का, टेस्ट करने का एक टूल है। आईक्यू टेस्ट किसी व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण करने का एक क्या है? उपकरण है। किसी व्यक्ति की अगर बुद्धि टेस्ट करनी है तो उसको चेक करने का उपकरण, उस बुद्धि को टेस्ट करने का, उस इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का एक टूल है जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए फर्स्ट हम कहते हैं इंडिविजुअल टेस्ट, सेकंड होता है ग्रुप टेस्ट, वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। अब देखिए इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है? इन विच ओनली वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट ए टाइम, जिसमें एक टाइम पर सिर्फ एक इंडिविजुअल को टेस्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल टेस्ट। ग्रुप टेस्ट क्या होता है? जिसमें ग्रुप को टेस्ट किया जाए, स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, क्लास हो, कोई भी हो सकता है, काफी सारे लोगों को इंक्लूड करके एक ग्रुप का जब हम टेस्ट लेते हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप टेस्ट। देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल वर्बल टेस्ट। अब वर्बल टेस्ट हम कह सकते हैं जिसमें लैंग्वेज का जिसके यूज होता है वर्बल टेस्ट, एंड नॉन वर्बल टेस्ट जिसमें लैंग्वेज का यूज नहीं होता या फिर कम होता है उसको हम कह सकते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है आईक्यू निकालने का, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में भी काफी बार रिपीट हुआ है और डी ट्रिपल एस बी एंड केवीएस के एग्जाम में भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। जो कि देखिए आईक्यू क्या होता है, इसको काफी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इसको फॉर्मूले को समझें, रटें नहीं, क्योंकि अगर आप लोग रटेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, अगर आप लोग समझेंगे तो उसको आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कभी भी आप लोग इस फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं, और आप लोगों को समझ में भी आएगा कि ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे। इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपका 100 नंबर का टेस्ट लिया, मैंने आपका कितने नंबर का टेस्ट लिया? 100 नंबर का टेस्ट लिया। 100 नंबर में से आपके 70 नंबर आते हैं, तो हम हमेशा जितने नंबर आपने प्राप्त किए उसको ऊपर लिखते हैं, और जितने नंबर में से आपको नंबर मिले उसको हम नीचे लिखते हैं। इतना समझ आया? सपोज कीजिए आपको 500 में से 400 नंबर मिलते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 500 नीचे लिखेंगे और इसके ऊपर आप लिखेंगे 400, क्योंकि आपको 500 में से 400 नंबर मिले हैं। देखो अगर इतना कंसेप्ट समझ में आता है तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट छोटे से कंसेप्ट पर और देखते हैं। सपोज कीजिए आपको 500 में से कितने नंबर मिले? 400 नंबर मिलते हैं। देखिए आपको 500 में से 400 नंबर मिले। अब अगर आप लोगों को इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आप लोग इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आप लोगों की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी कि आप लोगों को एक्चुअल में कितने परसेंट नंबर मिले हैं। देखिए इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों को 800 में से 750 नंबर मिले। कितने मिले? देखिए 800 में से 750 नंबर आपको मिलते हैं, और आप लोगों को इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई ना तो आप इस फॉर्मूले को काफी इजीली समझ पाएंगे।
अब इस फॉर्मूले को समझने से पहले एक बार और ध्यान देते हैं। देखिए नीचे हमने क्या लिखा है, यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर्स हैं वो हमने नीचे लिखा है, और ऊपर क्या लिखा है हमने यहाँ पर, जो आपके प्राप्तांक है, मीन्स जितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, और मल्टीप्लाई किया है हमने 100 से। तो देखो इसी को देखते हुए जब हम बात करते हैं आईक्यू टेस्ट के फॉर्मूले की, मीन्स आईक्यू निकालने क्या है, तो आईक्यू इक्वल टू होता है MA डिवाइड बाय CA एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए ये कैसे है, MA को हम कहते हैं मेंटल एज एंड CA को हम कहते हैं क्रॉनिकल एज। देखिए क्रॉनिकल एज आपकी क्या होती है, जो आपके एक्चुअल एंड रियल एज जो है। मान लीजिए अगर आप लोग 24 ईयर्स के हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे, 24 तो आप लोग नीचे लिखेंगे, एंड अब देखिए 24 तो क्या है, एक्चुअल में आप हैं, मीन्स ये आपकी सच्चाई के 24 ईयर के आप हैं। बट आपकी जो मेंटल एज है वो कितनी है, वो जरूरी नहीं है कि 24 हो, वो कितनी भी हो सकती है। मीन्स हम कहते हैं कि 24 में से आपकी मेंटल एज सपोज कीजिए 25 है, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 24 में से आपको 25 मार्क्स मिले हैं। क्या मतलब हुआ, 24 में से आपको 25 मार्क्स मिले, इसलिए 24 जो टोटल है उसको हमने नीचे लिखा, और उसमें से जितनी आपकी मेंटल एज है उसको हमने ऊपर लिखा। असलियत में ये वो उन मार्क्स को मत समझिएगा कि आपके टेस्ट में इतने नंबर आए। ये क्या है, 24 आपकी एज है और 25 आपकी मेंटल एज है। मीन्स आपकी मेंटल एज आपके टोटल एज में से ही तो निकल कर आएगी, इसलिए हमने क्या लिखा है, देखिए इसीलिए हमने क्या लिखा, MA डिवाइड बाय CA यानी क्रॉनिकल एज, एंड इस ऊपर हमने क्या लिखा है, मेंटल एज। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका IQ। सो स्टूडेंट्स देखिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं इस फॉर्मूले को समझाने में सफल रहा हूं, क्या आपको ये समझ में आ पाया या फिर समझ में नहीं आ पाया। एंड स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा कि इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। आप लोगों को जब बीएड कर रहे थे, या फिर हो सकता है अभी आप लोग बीएड कर रहे हैं, तो ये वर्ड ना आप लोगों को काफी परेशान कर देते, जिन्होंने मुझे भी काफी परेशान किया था कि रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, इनका क्या है, बहुत परेशान करने वाले वर्ड्स हैं ये। अब रिलायबिलिटी क्या होती है, काफी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्लाइड को भूल जाइए, मेरी बातों पर फोकस कीजिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक क्लास है, उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, तीनों लाइनों में 20-20 स्टूडेंट बैठे हैं, इसमें 20, इसमें 20 एंड इसमें 20। अब मान लीजिए मैं इन 60 स्टूडेंट्स से नहीं, इन 60 स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना चाहता हूँ। अब मैंने क्या किया कि इन 60 के 60 स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट लेने के लिए मैंने 3 क्वेश्चन पेपर बनाए, अलग अलग तरीके के, लेकिन टॉपिक सेम था। मान लीजिए मैं आप इन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ इंग्लिश। अब मैंने इंग्लिश का एक टेस्ट बनाया, और उस पूरी कंप्लीट ग्रामर का एक टेस्ट बनाया, जो कि मैंने 3 टेस्ट बनाए। अब एक टेस्ट मैंने इस लाइन को दिया, दूसरा टेस्ट मैंने इस लाइन को दिया, एंड तीसरा टेस्ट मैंने इस लाइन को दिया। अब जब इन सबके नंबर आ गए, उसके बाद देखिए मान लीजिए जो ये वाले 20 स्टूडेंट्स थे, इन 20 स्टूडेंट्स में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के 70 से लेके 80 के अराउंड नंबर आए। सपोज ज्यादातर स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए, 70 से लेके 80 के बीच नंबर आए हैं। और इस वाली लाइन में भी ज्यादातर स्टूडेंट्स के 70 से लेके 80 के बीच में नंबर आए हैं। देखिए एक दो एक्सेप्शन तो होता है, कुछ स्टूडेंट के नहीं आएंगे और कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ज्यादा भी आए, बट मैंने बात की कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के इतने नंबर आए हैं 70 से 80। एंड इसमें भी अगर मैं मान लेता हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के 70 से लेके 80 के बीच में नंबर आए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो ये तीनों टेस्ट है ना, ये क्या है, रिलायबल है। कैसे है, रिलायबल है। अब देखिए सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए मैं इस 20 वाले स्टूडेंट्स को, जो ये वाले 20 स्टूडेंट्स हैं, इन 20 स्टूडेंट्स को मैं ये वाला सेकंड नंबर का टेस्ट देता हूँ, और इस सेकंड नंबर के टेस्ट को करने के बाद में इन स्टूडेंट्स के, सपोज कीजिए मीन्स इन 20 स्टूडेंट्स के पहले टेस्ट में तो कितने नंबर आए थे, 70 से 80 के बीच में। लेकिन अगर मैं इन्हीं स्टूडेंट्स को दूसरा टेस्ट देता हूँ, और इस दूसरे टेस्ट में
इन्हीं स्टूडेंट्स के मान लीजिए 15 से 20 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये टेस्ट क्या रिलायबल नहीं है। मीन्स स्टूडेंट देखिए, बेसिक एंड सिंपल लैंग्वेज में हम दोबारा से समझने की अगर कोशिश करें तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कोई टेस्ट इस प्रकार का होना चाहिए कि उस टेस्ट में ज्यादातर स्टूडेंट्स की बिल्कुल, सपोज कीजिए आपने एक टेस्ट दिया साइंस का, ठीक है, आपने एक साइंस का टेस्ट दिया और उसमें आपके 70 से 80 नंबर आ गए। अब आपने एक महीने बाद में दूसरा एक साइंस का टेस्ट दिया उसी टॉपिक से लेके, या फिर उसी क्लास का साइंस का टेस्ट दिया है, आपके उसमें भी 70 से 80 नंबर आने चाहिए। या फिर आपने फिर दोबारा से तीसरा टेस्ट दिया, वही साइंस का टेस्ट और उसी क्लास का टेस्ट, तो आपको उस टेस्ट में भी 70 से लेके 80 के अराउंड नंबर आने चाहिए। अगर आप लोगों के इतने नंबर नहीं आ पा रहे तो सपोज तो समझ जाइए कि वो टेस्ट क्या रिलायबल नहीं है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आप लोग स्कूल टाइम में थे, आप लोगों के प्री बोर्ड होते थे, उसके बाद में बोर्ड के एग्जाम्स होते थे। तो जितने नंबर आपके प्री बोर्ड में आते थे, लगभग लगभग उतने ही नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते थे ना। ऐसा तो नहीं होता कि प्री बोर्ड में आपके मान लीजिए 80 आ गए और बोर्ड के एग्जाम में आपके 15 नंबर ही रह गए। ऐसा नहीं होता था अगर आप लोगों ने चीटिंग नहीं की है तो ऐसा क्यों कि आपके प्री बोर्ड में भी उतने ही नंबर आ रहे हैं और आपके बोर्ड में भी उतने ही नंबर आ रहे हैं। कुछ नंबर का आगे पीछे तो होता है, बट क्या होता है कि प्री बोर्ड और मेन बोर्ड जो आपके बोर्ड के एग्जाम में, दोनों में आपके लगभग लगभग बराबर नंबर आते हैं, क्योंकि वो टेस्ट क्या रिलायबल होते हैं। जबकि क्वेश्चंस आपके अलग हो सकते थे, क्वेश्चंस आपके अलग भी होते हैं, क्वेश्चंस डिफर भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी नंबर आपके लगभग लगभग उतने ही रहते हैं, क्योंकि वो टेस्ट क्या रिलायबल बनाए जाते हैं, वो टेस्ट रिलायबल होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं वैलिडिटी। अब देखिए वैलिडिटी क्या होती है। अगर आप लोगों को जो टेस्ट लेने का मकसद है, सपोज कीजिए आप साइंस का टेस्ट लेना चाहते हैं और आपने उसे मैथमेटिक्स के सवाल दे दिए, या फिर आपने उसमें हिंदी के सवाल दे दिए, इंग्लिश के सवाल दे दिए, तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा। मीन्स रिलायबल का मतलब, सॉरी, वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। वैलिड का मतलब होता है कि आपका जो मकसद है, जो एम है टेस्ट लेने का ना, उसी मकसद को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चंस पुट करें, तो वो टेस्ट कहलाएगा वैलिड। नहीं तो वो टेस्ट क्या कहलाएगा, इनवैलिड। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें इकोनॉमिकल। देखिए आपका जो टेस्ट है, आपको जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। वो चाहे मैन पावर हो, चाहे पैसा हो, या फिर हमारा जो मीन्स पैसा एंड मैन पावर, इन सभी को देखते हुए क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल हमारा टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक टेस्ट बनाया, उस टेस्ट में आपने खर्चा किया और दोबारा से आपको अगर उसी क्लास का सेम टेस्ट बनाना है तो आपको दोबारा से खर्चा करना पड़े। बल्कि अगर आपने एक बार टेस्ट बनाया तो उसी टेस्ट को आप बार बार यूज कर सकें, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिकल। इसके बाद होता है देखिए स्टूडेंट्स स्कोरेबिलिटी। हमारा जो टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, स्कोर करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इतना डिफिकल्ट टेस्ट बना दिया कि बच्चे उसमें स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम इतना तो स्कोर करें कि वो पास हो जाएं। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, स्कोरेबिलिटी होना चाहिए, स्कोर करने लायक होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टेस्ट कैसा होना चाहिए, स्वीकार्यता, मीन्स स्टूडेंट्स उसको स्वीकार कर सकें। सपोज कीजिए आप साइंस के स्टूडेंट्स को एक टेस्ट बना के दे रहे हैं और उनका एक टेस्ट ले रहे हैं, और जैसे ही उन स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट देखा, वो बोले सर ये टेस्ट तो आपने गलत बनाया है, या फिर मैम ये टेस्ट तो आपने गलत बनाया है, क्योंकि इसमें साइंस के क्वेश्चंस तो है ही नहीं, इसमें तो इंग्लिश के क्वेश्चंस है, या फिर इसमें तो जो हमारे सिलेबस है उससे रिलेटेड टॉपिक्स ही नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही नहीं है, हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मीन्स टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर समझ में आए, हाँ जो हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, अब हमने याद नहीं किया तो ये हमारी गलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं टेस्ट कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काफी डिटेल्स में जानने की कोशिश की है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स एंड इन सभी चीजों को हमने काफी डिटेल्स में जानने की कोशिश की। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।